to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn new poem All the words are staged in English Bharati textbook in class 10. So let's begin our let's begin our poem. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा पोयम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्लास 10 में, 10th स्टैंडर्ड में, वो भी इंग्लिश भारती टेक्स्ट बुक में. तो ये पोयम बहुत ही अच्छी है. हमारी पोयम का नाम क्या है बच्चों? ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. ये जिसके राइटर है विलियम शेक्सपियर. आपने इनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे ड्रामे के लिए भी, उन्हें बहुत सारे जो एक्ट होते थे, जो ड्रामास होते थे, मूवीज़ बनती थी, उनके भी राइटर उनके भी बहुत सारे लेसन लिखते थे. तो विलियम शेक्सपियर की आप पिक्चर देख सकते हो. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर. आपने एक जो फेमस जो होता है राइटर होता है, पोइटिस्ट होता है, तो आपने उनका नाम तो सुना होगा कि वो बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन लिखते हैं. आपने उनका नाम तो सुना होगा. ऑल द वर्ल्ड स्टेज. यहाँ पे जो उन्होंने बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है. हमारी पोयम का द टाइटल ऑफ पोयम इज ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड आवर राइटर नेम इज विलियम शेक्सपियर. तो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर. ये बहुत ही अच्छे राइटर, हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं. तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने सुना होगा. वो ऐसे राइटर जैसे वो मूवीज़ हमारी बनती थी, जो ड्रामा सीरियल, तो उनमें जो एक्ट होते थे, जो प्ले होता था, वो ड्रामा भी वो लिखते थे. तो आइए हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. William Shakespeare was born on 1564 and his death was on 1616. Was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the bard of Avon. अभी विलियम शेक्सपियर ही वॉज बॉर्न ऑन 1564. जैसे वो 1564 को, बहुत ज़माने की बात है, वो उतने ज़माने के ये पोएट हैं, इतने ज़माने के पोएट है. जब हम भी नहीं पैदा होंगे, हमारे मम्मी डैडी, आपके दादा दादी भी, बहुत ज़माने की बात है ये. 1564 में वो पैदा हुए थे और 1616 में उनकी डेथ हुई थी. जैसे वो इंग्लिश की पोएट लिखते थे, प्ले राइट, जो ड्रामेज होते थे मूवीज़ में, और जो एक्टर्स के लिए जो डायलॉग बोले जाते थे, स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, वो विलियम शेक्सपियर लिखते थे. तो उनके जो ड्रामे बहुत ही अच्छे थे. जो ऑडियंस व्यूवर्स उनके जो ड्रामे देखती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उनके स्टोरी में काफ़ी वैल्यूज़ बताई जाती थी. उनके जो पोएम्स रहती थी और जो उनका लेसन रहता था, बहुत सीखने वाला रहता था. widely regarded as the greatest writer in the English language, the world prominent dramatist. मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारे उन्होंने अपने पोएट लिखी, सारी उसने पोएम लिखी, अपनी प्लेस लिखी, सारे उस जो भी उनके जो स्क्रिप्ट रहते थे, जो भी ड्रामेस रहते थे, वो किस में लिखते थे? इंग्लिश लैंग्वेज में. ही इज ऑफन कॉल्ड द इंग्लिश नेशनल पोएट, द बार्ड ऑफ एवन. अब ये इंग्लिश, इनको अक्सर क्या बुलाया जाता है, जैसे हमारा भी निकनेम होता है, सोनू, मोनू, बाबू, पप्पू, ये बेबी हमारा निकनेम होता है ना. तो उन्हें हम प्यार से क्या बुलाते थे विलियम शेक्सपियर को? उन्हें हम उनसे ऑफन उनको क्या बुलाया जाता था? क्योंकि उन्होंने अपने राइटिंग में उन्होंने बहुत काम कमाया. उन्होंने इतने अच्छी पोएम्स लिखी, इतने अच्छे ड्रामेस लिखे, उन्होंने इतनी अच्छी गुड हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखा कि जो उनकी जो स्टोरीज होती है, उनकी जो पोएम होती है, बहुत ही मीनिंगफुल रहती है. इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट. तो उन्हें क्या बुलाने लगे? हमारे इंग्लैंड के नेशनल पोएट है. जैसे हमारे इंडिया के नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल एनिमल होते हैं, नेशनल फ्रूट होते हैं, तो उन्हें नेशनल पोएट बुला. ये हमारे इंग्लैंड इंडिया के क्या बन गए? सॉरी, हम जैसे हमारे इंडिया के नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर होते हैं, तो नेशनल हीरो होते हैं, तो हमारे इंग्लैंड कंट्री के क्या बन गए? नेशनल पोएट, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है. एंड द बार्ड ऑफ एवन, जैसे उन्होंने बार्ड ऑफ एवन, एक पोएम का नाम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. मतलब ये पोएम मतलब कहाँ से लेके लिया है? जैसे उन्होंने आधा पार्ट एज यू लाइक इट लिया है, कि आपको जो पसंद हो. ये वी कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनेक्टेड. अभी यहाँ पे उन्होंने इस ऑल द वर्ल्ड स्टेज के लिए उन्होंने ऐसी पोएम को ऐसे फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे इस पोएम को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पोएम में ये बोलना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग की लाइफ होती है, एक वो हर स्टेज से गुजरता है. जैसे आपने देखा होगा, एक जो ह्यूमन बींग होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो जो छोटा होता है तो बहुत ही बेबी होता है, फिर धीरे वो फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 साल का होता है, फिर 10 साल का टीन एज में आता है. टीन एज के बाद उसके पास धीरे जिम्मेदारी आने लगती है, वो 18 साल का अडल्ट हो जाता है,
फिर उसमें मैच्योरिटी हो जाती है कि वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और जब ये वो 40-50 भी क्रॉस कर लेता है, 60 के बाद वो ओल्ड एज में हो जाता है, उसकी जो एनर्जी रहती है वीक खत्म हो जाती है। मतलब जो ह्यूमन बींग है, चाहे वो मेल हो फीमेल है, औरत हो या आदमी हो, मेल हो फीमेल हो, उसे हर स्टेज का सामना करना पड़ता है। जैसे आपकी जो मम्मी है, जैसे आपकी मम्मी, एग्जांपल मैं आपको एक तरीके से बता रही हूँ, जैसे आपकी मम्मी है, देखो आपकी मम्मी किसी की सिस्टर भी है, किसी की वाइफ भी है, किसी की बहन भी है, हाँ, और किसी की बेटी भी है। जैसे आपके घर में आपकी एक फैमिली होगी ना, और मतलब ऑल द वर्ल्ड स्टेज में ये पोइट क्या कहना चाहता है कि आपके घर में एक फैमिली होगी ना, एक फैमिली जो हमारी होती है। तो हमारे घर में देखो मम्मी डैडी और आपके भाई बहन भी होते होंगे, आपके देखो दादा दादी होगी, नाना नानी भी होंगे। लेकिन जब आपकी मम्मी, जैसे वो आपके लिए तो आपकी मम्मी है, लेकिन देखो आपके हस्बैंड के, आपके पापा के लिए क्या है, उनकी वाइफ है, एक उनकी आपके पापा की क्या है, वो वाइफ है। और देखो आपके दादा दादी नाना नानी के लिए वो उनकी बेटी बन गई। और देखो आपकी मम्मी के अगर भाई होंगे, आपकी मम्मी तो उनकी बहन बन गई। और आपकी मम्मी के और आपके मामा के जो बच्चे होंगे क्या बुलाएंगे, बुआ बुलाएंगे। और आपकी देखो खाला होगी, जैसे आपकी मम्मी की बहन होती है ना, जिनको हम आंटी बोलते, खाला बोलते हैं, तो उन्हें उन्हें क्या बुलाएगी, खाला बुलाएगी, मासी कह के बुलाएगी। और सपोज एग्जाम्पल आपके फादर को देख लो, जैसे आपके लिए फादर है, लेकिन वो फादर कौन है, आपकी वाइफ के क्या है, एक हस्बैंड है। और आपके नाना नानी दादा दादी के क्या है, एक बेटे हैं। और देखो आपके चाचा भी होंगे, तो उनके चाचा के बच्चे, जो आपके चाचा के बच्चे, उन्हें क्या बुलाते होंगे, अंकल बुलाते हैं। देखो वो अंकल भी है। फिर बाद में वो जैसे वो ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में उन्हें पापा तो कह के नहीं लोग बुलाते, उन्हें सर कह के बुलाते होंगे। जैसे आपकी मम्मी कहीं काम करती होगी, तो वही कोई मैडम होगी, कोई किसी सर्विस में काम करती होगी, उन्हें कोई मैडम करके या कोई एम्प्लॉय करके उन्हें बुलाते होंगे। लेकिन जैसे ये ह्यूमन बींग की लाइफ है, जो औरत हो या आदमी, उसे हर स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे औरत आदमी जब उसका जन्म होता है, चाहे वो औरत हो या आदमी, तो पहले तो बहुत छोटा होता है, तो लेकिन धीरे धीरे उसे हर स्टेज से गुजरना होता है। प्लेयर्स यानी एक्टर्स, जैसे हमारे जो ड्रामा होते हैं उसमें देखो एक मूवीज़ बनती है, तो उसमें बहुत सारे एक्ट्रेस रहते हैं, जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर दिया जाता है रोल प्ले करने के लिए। What do exit and enter sweeper to do? Pucking, throwing up and vomiting up. स्केचल, स्कूल बैग, मतलब आपका स्कूल बैग, जो आप बहुत छोटे जब स्कूल बैग का इस्तेमाल करते थे, वो बैलेट, सैड एंड पोएम संग। पार्ट पोर्टिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड, मतलब जो एक लेपर्ड होता है ना, जो बहुत ही वो बन जाता है, बहुत ही तेज़ दौड़ने लगता है। जैसे इंसान जब 18 साल का हो जाता है, 16-17 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर जो गुस्सा बहुत तेज़ रहता है, वो तो तेज़ी से दौड़ने लगता है वो। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम। सबसे पहले मैं इस पोएम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है। ऑल द वर्ड स्टेज में पोइट क्या कहना चाहता है इस पोएम में। ऑल द वर्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स। अब यहाँ पे पोयम फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाहता है, हमारी जब धरती की शुरुआत होती है, हमारी ज़िंदगी में जब हम आते हैं, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, मतलब हम जिंदगी में जब पहली बार इस दुनिया में कदम रखते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन, चाहे वो औरत हो या आदमी, लेकिन सब क्या बन जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के एक एक्टर बन जाते हैं। जैसे मेन क्या बन जाता है, मेन एक्ट्रेस बन जाता है, और वुमेन भी एक्ट्रेस बन जाती है। उसे हर तरह के रोल्स को, हर तरह के कैरेक्टर को प्ले करना होता है, मतलब वो एक्ट्रेस बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जिसके घर में, जिसकी भी फैमिली में है, कपल फैमिली में है, अगर बेबी बॉय बेबी गर्ल बॉर्न हुई, तो उसकी नर्सिंग कैसे होती है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, उसे किसी चीज़ की, एक छोटा जो बेबी होता है, बेबी गर्ल बेबी बॉय रहता है, वो इतना हेल्पलेस होता है कि उसकी हेल्प, मतलब उसे फीड कराया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे चलना सिखाया जाता है, उसे हर चीज़ उसे सही गलत की समझाई जाती है, उसे कौन सा टॉय खेलना है, कौन सी चीज़ उसके लिए हार्म नहीं, कौन सा खाना उसके लिए सही नहीं, तो धीरे धीरे उसकी नर्सिंग होनी शुरू हो जाती है। They had their exit and their entrance as and one man in his life and one man his time play many parts। मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो अपने अपने डिफरेंट मतलब कैरेक्टर में रोल प्ले करने लगता है। जैसे वो 1 साल का रहता है तो फिर दूध पीते, मतलब एक मम्मी का कैसे मतलब उसे फीड कराया जाता है, वो दूध पीता है, उसे मम्मी मिल्क दिया जाता है, बहुत छोटा रहता है, उसे खाना मतलब खिचड़ी, उसे मतलब कैसे उसके दांत भी नहीं होते, बेबी गर्ल बेबी बॉय रहता है ना, उसके दांत भी नहीं होते, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस रहता है, उसे मतलब वो चल भी नहीं है बराबर, आँख भी नहीं खोल पाता है बराबर। जब एक 6 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का बेबी रहता है, जैसे जैसे
जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का होता है तो उसे थोड़ा उसे उसकी आंखें खुलने लगती है, कि थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है। लेकिन जब 3 ईयर्स का हो जाता है तो वो थोड़ा 1.5 ईयर्स का भी होता है तो बच्चे बहुत से क्रोलिंग करते हैं। लेकिन जब 2.5 ईयर्स का हो जाता है तो मम्मी डैडी उसको चलना सिखाते, उसे खेलना सिखाते, फिर उसका उसका एडमिशन करवा देते, उसका प्ले ग्रुप में ऐसा कोई एडमिशन ताकि वो थोड़ा खेले पढ़ाई करे। और जब उसे स्कूल जाने के लिए हम उठाते हैं तो वो बच्चे जो रहते हैं गर्ल एंड बॉय बहुत ज़िद करते हैं, कि उन्हें डर लगता है कि हमें स्कूल नहीं जाना है, कि हमें सिर्फ अपने मम्मी डैडी के पास रहना है और टॉय से खेलना है, कार्टून शो देखना है। तो अब जो बेबी रहता है बिल्कुल इन्फेंट रहता है। हिज एक्ट बींग 7 एज एट फर्स्ट द इन्फेंट, मतलब जैसे जैसे इंसान की जो ह्यूमन बींग की लाइफ रहती है, मेन ह्यूमन, उसके कितने कितने स्टेज का सामना करना होता है। तो सबसे पहला उसका स्टेज क्या होता है, बॉर्निंग वाला स्टेज, जब वो बॉर्न होता है। और जब वो बॉर्न होता है फिर मिल्क फीड करता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो खाना, उसके दांत भी आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्रॉलिंग करता है, फिर टॉयज से खेलने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर मम्मी डैडी उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वो प्ले ग्रुप में जाता है, पहले नर्सरी प्ले ग्रुप या नर्सरी में जाता है। तो जब वो स्कूल से जाना होता है, चाहे वो गर्ल हो बॉय, तो वो बहुत ज़िद करता है, मतलब अपनी मम्मी डैडी से, कि मुझे घर ही में रहना है, कार्टून शो देखना है, टॉय से खेलना है, मुझे स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना। कि हमारे मम्मी डैडी हमें समझाते हैं ना, अभी आपको स्कूल जाना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो आप डॉक्टर इंजीनियर पायलट कैसे बनोगे, आप एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनोगे। मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्केचल, मतलब यहाँ पे क्या है, मेवलिंग एंड पकिंग हिज नर्स आर्म, मतलब मम्मी है वो अपने बच्चे की इतनी नर्चिंग करती है कि उसे अर्ली मॉर्निंग उसे क्या करती है, फ्रेश कर देती है, मतलब उसे रेडी करती कि उसे रेडी करती कि तुम्हें स्कूल जाना है, कि तभी अगर तुम स्कूल जाओगे तो अच्छी स्टडी करोगे तो मम्मा तुम्हारे लिए और गिफ्ट्स लाएगी, चॉकलेट लाएगी, टॉयस लाएगी, उसे बहलाती है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ स्केचल स्कूल बैग, फिर मम्मी उसका पूरा सारा उसका स्कूल का यूनिफॉर्म रेडी करती, क्योंकि हम घर में तो अलग कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हो तो हमारा एक स्कूल का प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। आपकी जो भी स्कूल होगी, आपकी सब एग्जाम्पल सेंट जेवियर स्कूल होगी या सेंट थॉमस स्कूल होगी, डॉन बॉस्को होगी, तो देखो आपके स्कूल का प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, गर्ल एंड बॉय का सबका प्रॉपर यूनिफॉर्म है। तो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने बच्चे का पूरा उसका स्कूल यूनिफॉर्म रेडी कर रही है, उसका स्कूल बैग रेडी कर रही है, उसका जो वाटर बॉटल है, टिफिन, सब कुछ रेडी कर रही है, ताकि मेरा जो बच्चा है वो सही से स्कूल जाए। तो बराबर से मम्मी उसकी नर्चिंग कर रही है। And shining morning praise creeping like snail, all willing to school, and then the lover। अब यहाँ पे जो गर्ल एंड बॉय है, जैसे मम्मा उसे अर्ली मॉर्निंग उठाने की कोशिश कर रही है, जैसे उसकी स्कूल जाने की स्टेज आ गई, जैसे उसका फर्स्ट स्टेज बेबी जब वो बॉर्न हुआ था, मम्मी उसे फीडिंग करा रही, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा तो उसके दांत आने लगे, क्रॉलिंग करने लगा, फिर मम्मा ने उसे स्कूल में एडमिशन करा दिया, ताकि वो जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो अब ये जो बेबी है, गर्ल है बॉय, वो स्कूल सुबह सुबह उठने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग मतलब जाने को जिद कर रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें सिर्फ घर में रहना है, टीवी कार्टून्स देखना है और हमें टॉय से खेलना है, हमें बहुत सारे गेम्स खेलना है। लेकिन मम्मा ने उसे अर्ली मॉर्निंग उठा दिया, उसके फेस को धो दिया और उसे अच्छे से फ्रेश कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत जिद करते जब छोटे रहते हैं, क्योंकि उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उसका तो बस मन है कि मैं अपने लवर के साथ, मतलब मैं खेलूँ। वुफल ब्लैड सैड एंड पोयम सॉन्ग, पोटिकल पार्ड यानी पोटिकल शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ लेपर्ड, मतलब लेपर्ड की तरह दौड़ना। कैनन्स माउथ फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब एक लाइफ का एक जो डेंजर चैलेंजिंग फेस होता है उसे हमें सामना करना होता है। वो विद गुड कैपन लाइन विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, मतलब बहुत ही केयरलेस तरीके से खाना। सॉ यानी सेइंग्स, यूथफुल होस यानी क्लोज फिटिंग कवरिंग द फोर लेग्स, यूथफुल होस यानी क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, यूथफुल होस मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, मतलब ऐसे कपड़े पहनना जो ऐसे कपड़े जो हमारे लिए हमारे लेग्स के, हमारे जो जैसे हम पैंट पहन रहे हैं हमारे लेग्स में बराबर फिट नहीं हो रही है। शैंक यानी लेग्स नी टू एंकल, मतलब शैंक माना हमारे नी टू एंकल तक वो आना।
ट्रेबल यानी हियर 3 टाइम्स वीकर देन, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर होना। सेकेंड चाइल्डनेस रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंस स्टेट ऑफ द चाइल्ड, मतलब ऐसे इसमें आना है जैसे हम धीरे धीरे ग्रोन होते हैं, चाइल्ड होते हैं, फिर मैच्योर बनते हैं अडल्ट के स्टेज में, फिर मैच्योरिटी हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है। ऑब्लिवियन द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग द हैपनिंग, मतलब हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होती, हम जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर देते जिसे बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। सेंस यानी विदाउट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मम्मा है वो अपने बच्चों को कन्विंस कर रही कि तुम्हें स्कूल जाना, नहला धुला के उसे फ्रेश कर दी, उसे उसका स्कूल बैग भी रेडी कर दिया, स्कूल यूनिफॉर्म, उसका टिफिन, वाटर बॉटल, सब कुछ रेडी कर दिया कि अभी तुम्हें स्कूल जाना है। Signing like a furnace with the whole world and made with signing like furnace with a whole world made to his mistress Ivo then a soldier। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो होने लगा, जैसे मैंने आपको बताया एक बेबी गर्ल बेबी बॉय का जो बॉर्न होता है, तो मम्मा उसे फीड करती है अच्छी तरह से, उसे उसके अंदर मिल्क फीड करती है, फिर वो धीरे धीरे उसके दांत आने लगते हैं, धीरे धीरे फिर क्रोलिंग करने लगता है, धीरे धीरे वो अच्छी तरह से चलने लगता है, फिर मम्मा उसका स्कूल में एडमिशन करा देती है, उसे स्कूल बोलती कि उसे समझाती है कि अभी तुम्हें स्कूल जाना है, उसे स्टडी करना है। फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं, जब छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल इन्फेंट हेल्पलेस रहते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं रहती, उन्हें हर चीज़ की मम्मी, वो अपनी मम्मी को क्या बोला, हम स्कूल जाने के लिए जिद करे कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें सिर्फ घर में रहना है, कार्टून देखना, गेम्स खेलना है। लेकिन मम्मा ने अर्ली मॉर्निंग उसे फ्रेश करा दिया, उसका स्कूल बैग भी रेडी कर दिया, स्कूल यूनिफॉर्म, टिफिन, वाटर बॉटल, सब कुछ रेडी कर दिया। अब धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगा। अब स्कूल जाने के बाद वो जैसे वो अपना सारा स्टेज कंप्लीट कर दिया, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में आ गया। अपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, जब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते थोड़े बड़े होते, देखो आपके क्लासमेट भी होते, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे। देखो वो अपने लवर के लिए एक सैड गाना गा रहा है, व्हाइल लिविंग टू स्कूल देन द लवर, एंड फिर उसे मतलब जैसे जैसे 10th स्टैंडर्ड में आता है, तो देखो आपके स्कूल में देखो क्लासमेट होंगे, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं साइनिंग लाइक फर्नेस विद विल वुड मेस टू हिज मिस्ट्रेस आई गो देन अ सोल्जर। फिर यहाँ पे जो पोइट क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो आप काफ़ी ही थोड़ा से चीज़ों को समझने लगते हो, तो ये आपकी लाइफ में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना आजकल के बच्चों में कॉमन हो गई कि हर कोई अफेयर रखने लगा है अपने क्लासमेट से और अपने फ्रेंड से। बहुत सारे जो जिनकी जो 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 अपने क्लासमेट से लोग ऐसे अफेयर करने लगते हैं, मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कॉमन हो गया है कि लोग आसानी से लव कर लेते हैं। टीन एज की उम्र आ जाती ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक छोटा बेबी रहता है उसे तो इस सब चीज़ की समझ नहीं होती है कि वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोन अप होता है, टीन एज में आता है, तो ये उम्र बहुत नाजुक रहती है कि बच्चों को किसी चीज़ की समझ नहीं होती, उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है, हमारा लव ही सब कुछ है, उन्हें अपने करियर के अलावा नहीं बस। और आजकल की जनरेशन में ये लव अफेयर तो सब कुछ कॉमन हो गया कि लोग ये सब टीनेजर्स वाले सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे वो एक सोल्जर्स के रूप में आ जाते हैं, सोल्जर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सोल्जर का खून कैसा रहता है, क्योंकि जो टीन एज की उम्र बहुत वो रहती है कि उनका जो गुस्सा रहता है बहुत तेज़ रहता है, कि वो किसी से भी कॉरल कर सकते हैं, किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं और किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज़ का वो नहीं रहता है। Met to his mistress eyebrow then a soldier, full of strange oath and beard like the part। फिर ऐसा लगता है कि एक सोल्जर का रूप उसने ले लिया है, कि इसने फिर जैसे जैसे उसे पता चलता है कि चलो मैंने ये स्टेज से भी गुजर गया, फिर अभी मैं एक सोल्जर बन गया, एक बहादुर बन गया, क्योंकि मैंने अपना करियर अचीव कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया हूँ, बिजनेसमैन बन गया हूँ, अभी मुझे अपने फील्ड में कुछ करना है, सक्सेस होना है। फिर मुझे बियर्ड लाइक द पोट, मैंने अपनी दाढ़ी वाड़ी भी अच्छे से बना ली, जैसे आपने ऑफिस बॉय को देखा होगा ना, एक जो मैच्योर बॉय रहता है तो कैसे दिखता है, उसकी बियर्ड भी रहती है, वो ऑफिस जाना शुरू कर देता है। जेलस इज हॉनर सडन एंड क्विक इन कॉलर, मतलब वो इतना ब्रेव रहता है कि वो उसे बिल्कुल उसके आसपास, उसके सोसाइटी में उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उससे लड़ सकता है, मतलब वो झगड़ा करने के लिए फ़ौरन तैयार है, कि मतलब उसका जो खून रहता है, गर्म खून जो रहते हैं यंगस्टर के, बहुत ही तेज़ रहते, बहुत ही यंग खून उनका बहुत ही गर्म खून बोलते हैं ना, बहुत ही तेज़ रहता है कि वो किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं, कि उन्हें बिल्कुल गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। Seeking the bubble reputation, even in cannon's mouth, then in the justice, मतलब वो किसी से भी झगड़ा करते कि उन्हें प्रॉपर, उन्हें सही अपनी लाइफ में उन्हें सही इंसाफ चाहिए, सही जस्टिस चाहिए, कि वो गलत बात अपने मुंह से नहीं बोल सकते, ना गलत बात बर्दाश्त कर सकते हैं। In fair round belly with good capel line,
with eyes serve and beard of formal cut. अभी यहाँ पे जब वो धीरे धीरे जब ग्रोन अप हो गया है, एक मैच्योरिटी आ गई कि वो ऑफिस बॉय बन गया है, काम करने लग गया है, तो उसे एक मतलब उसकी जो पूरी जो बचकानी उसकी हैबिट थी, हरकतें थी, वो सब उसने कम कर दी कि वो एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन गया है। full of wise and the modern instance, so he play his part the 6 age skip। मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते गया तो उसके ऊपर उसे फैमिली की वैल्यू समझने लगी कि मुझे मेरे घर में मेरी मम्मी डैडी है, मेरी सिस्टर है, जैसे अगर उसकी शादी भी हो जाती तो मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों सबका मुझे केयर करना होगा कि मुझे ऐसी इन हैबिट मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे मेरे फैमिली को हार्म पहुँचे, उनको नुकसान पहुँचे। into the lean and slipper pantaloon। अभी यहाँ पे जो पेंटालून विथ स्पेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। अभी यहाँ पे जैसे जैसे हम बड़े होते, चाहे वो गर्ल एंड बॉय, तो हमारे जो पुराने कपड़े रहते, जैसे हम 13-14 साल की उम्र में जो हम पैंट पहनते थे और जो कपड़े पहनते थे, सलवार कमीज पहनते थे, जैसे लड़कियाँ सलवार कमीज पहनती होंगी, लड़के पैंट या तो शर्ट या टी शर्ट पहनते होंगे, तो उन्हें पैंट ना बराबर उनके लेग्स पे फिट नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे लेग्स कैसे हो गए, पतले हो गए हैं और मैं भी तो काफ़ी स्लिम हो गया हूँ। तो ये जो कपड़ा बहुत मुझे लूज पा रहा है कि ढीला पा रहा है कि मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे। जैसे जैसे अभी हम ग्रोन अप होते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट करते, फिर 12th करते, फिर 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के हम एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जब हम डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, जिस फील्ड में हो, एडवोकेट बन जाते, टीचर बन जाते या बिजनेसमैन बन जाते, तो देखो हमारी सैलरी आने लगती है। तो हमें भी, जैसे हम छोटे थे जब हम जैसे अर्निंग नहीं करते थे, तो हमारी जो विशेष थे हमारे पेरेंट्स करते थे। अगर हमें टॉयज़ लेना या गेम्स लेना है या हमें और कुछ कपड़े खरीदना है, मोबाइल लेना है या कोई लैपटॉप लेना है, तो हम अपने पेरेंट्स से बोलते कि मम्मा डैडा हमें ये गेम्स दिला दो, ये टॉयज़ हमें दिला दो, ये कपड़े जो हमें खरीद के दे दो। मम्मा जो डैडी है आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते। लेकिन जब आप ग्रोन अप हो जाते, जैसे आपने अपना करियर अचीव कर लिया, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एडवोकेट बन गए या टीचर बन गए, पायलट बन गए या बिजनेसमैन बन गए, लेकिन आपकी फिर अर्निंग होने लगी, फिर आपकी जो विशेष है आपकी और बढ़ती जाती कि मुझे, आपका एक गोल बन जाता है कि मुझे एक हाउस लेना है, मुझे एक कार लेना है, एक बाइक लेना है और मुझे अच्छा मोबाइल लेना है, एक अच्छा मुझे ड्रेस भी खरीदना है, ताकि हमारी जो है कि आपकी जो पुराने ड्रेस तो आपको फिट नहीं होते होंगे, लेकिन आप न्यू अपने लिए ड्रेसेस खरीदते हैं, आप अपने लिए पैंट शर्ट लेते हो, अपने लिए ट्राउज़र लेते हैं, गर्ल्स अपने लिए कुर्तीज़ लेती हैं और शलवार कमीज़ लेती है, वेस्टर्न आउटफिट लेती, ताकि उनका ड्रेसिंग स्टाइल और अच्छा बन जाए। तो आपने देखा जो गर्ल एंड बॉय हैं वो किस किस स्टेज का सामना कर रहे हैं। With a speculation on nose and pouch on side, his youthful host well say and well too wide for his trunk and shank and his bangy and his big manly voice. With spectacle on nose and pouch on side, his youthful host well say a world too wide for his trunk and shank and his big manly voice। अभी यहाँ पे पोइट क्या करना चाहता है कि जैसे जैसे जो मेल और फीमेल है वो जो ग्रोन अप होते हैं, जैसे उन्होंने अपना करियर कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो उनकी जो उनकी सैलरी, जैसे वो अच्छी जॉब भी उन्होंने हासिल कर लिया, तो उनका जो ड्रेसिंग का स्टाइल है वो भी बदल जाता है। और उनकी जो वॉइस, जैसे बचपन में हमारी आवाज़ थोड़ी पतली रहती है या थोड़ी पतली जाड़ी होगी, तो हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो बोलने का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है कि हमें कैसे अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना है, जो किसी एल्डर से हमें कैसे बात करना है। तो हमारी जो ऐसी जो बचकानी हैबिट है ना, वो सब हमारी ख़त्म हो जाती है कि हमारी जो हम एज से गुजर रहे कि हमारे पर धीरे धीरे जिम्मेदारी आ रही है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, कौन सी चीज़ें गलत है। तो हम अपनी सैलरी से हम अपने पॉकेट मनी से हम अपनी चीज़ों को खरीदा करते थे। लेकिन पहले हम जब स्कूल्स की स्टडी करते थे, पढ़ाई करते, पॉकेट मनी से हम चीज़ों को खरीदा करते थे। हमें टॉय लेना होता होगा या कोई खाने की चीज़ लेनी होती थी, तो लेकिन आज हम अर्निंग कर रहे, तो हम अपनी मनपसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। हमें जो ड्रेस लेना है, शर्ट लेना है, पैंट लेना है, ट्राउज़र लेना है, टी शर्ट लेना है, हम अपनी मनपसंद की शॉपिंग, जो गर्ल्स की जो एक्सेसरी है, गर्ल्स अपने लिए पर्स ले सकती है, ईयररिंग्स ले सकती है, सैंडल्स, कुर्तीज़ और शॉल, दुपट्टा जो भी खरीदना चाहती थी वो अर्निंग कर रही है। अब वो ग्रोन अप हो रही है, उनकी जो वॉइस है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहे हैं, हर स्टेज का वो सामना कर रहे हैं। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश रेबल पाइप्स whistle in a sound and last scene of all,
फिर जैसे अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैप्स पाइप, जैसे हमारा ये जो बचपना ट्रेबल जो रहता है, बचपना तो हमारा बहुत वीक, बहुत ही नादानी रहती है कि हम ऐसे कुछ क्राइम कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे हम चोरी करते हैं बचपने में, जैसे बच्चों के जो बहुत नॉटी रहते हैं मार देते हैं, बस ऐसे कुछ बहुत से सारे ऐसे हम किए रहते हैं, ऐसी हरकतें हैबिट किए होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है। धीरे धीरे हमें जब ग्रोन अप होते हैं हमें समझ आती है हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। The and this the and this strange eventful the and this strange eventful history is second childness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans states and sans everything. अभी यहाँ पे sans मतलब in second childness a return to the helpless ignorant state of a child trouble. Three times weaker than here, three times weaker than oblivion, the stage of being unaware of unconscious of surrounding and unhappening. मतलब हम जैसे हमारा जो लास्ट स्टेज क्या हो जाता है, लास्ट स्टेज में हम कॉन्शियस में आ जाते हैं, जैसे हम अर्निंग भी करने लगे, जैसे हमारा वाला स्टेज आ गया कि हम अर्निंग कर रहे हैं। टर्निंग अगेन टू अ चाइल्डिश ट्रैप, पाइप्स विस्टल इन साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल। जैसे हम एक बेबी बॉर्न की स्टेज में आए थे, फिर बाद हम स्कूल गोइंग गर्ल बॉय बने, फिर बाद में हम टीनेजर में आए, टीनेजर के बाद हम एक मैच्योर ऑफिस गर्ल ऑफिस बॉय बन गए, उसके बाद हमारी जैसे मैरिज हो जाती है, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, हम बच्चों की शादी भी करवा देते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेज कौन सा आता है, बुढ़ापा, ओल्ड की स्टेज में आ जाते हैं, मतलब हम कैसे हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे जो औरत कैसी बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, आदमी जैसे रहेगा बूढ़ा कमज़ोर हो जाएगा, उससे बराबर उसकी आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी, उसे चलने उठने बैठने में भी तकलीफ होगी कि उसे। आपने देखा होगा बहुत से जो ओल्ड होते हैं 65-70 के जो हो जाते हैं, उनके तो तीत भी नहीं होते, तो उन्हें खाना भी खिलाना बहुत ही वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। This strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans these, sans I, sans state, sans everything. मतलब जो हमारा जो लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज जैसे हमारा जो आखिरी स्टेज आता है वर्ल्ड का, हमारा आखिरी, जैसे जब हम बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जैसे 65-70-75 के हो गए हैं, तो उनकी देखो उनके दांत भी गिर जाते हैं, उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, वो जो भी खाना खाते हैं उन्हें टेस्ट भी बराबर समझ में नहीं आता है, मतलब उन्हें कुछ भी चीज़ की उन्हें कुछ आसपास उन्हें क्या हो रहा है बिल्कुल उससे बेखबर होते हैं, उन्हें कुछ समझ भी नहीं होता। जैसे एक छोटे बच्चे की हरकत कर लेते हैं, जैसे कोई छोटा बेबी होता है ना, 2 साल या 3 साल 4-5 साल का होता है, तो वो उसको तो कुछ चीज़ की समझ नहीं होती, उसे तो बस खाना पीना होता है, और अपने गेम से खेलना होता है, और टॉय से खेलना होता है, कार्टून शो देखना होता है, बस उसे बस इतनी समझ होती है। लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर वो लास्ट लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड स्टेज में हमें हर फेज से हम स्टेज से गुजरना होता है, लेकिन जो हमारा जो लास्ट स्टेज आता है तो हम ऐसी बचकानी हरकत करने लगते हैं। जैसे एक छोटा जो बेबी होता है 2 साल 3 साल 4-5 साल का, तो 6 साल का होता है, उसे समझ नहीं होती, उसे सिर्फ खाना पीना होता है, अपने टॉय से खेलना होता है, गेम से खेलना होता है, बस वो अपने ही में अपनी दुनिया गुजारता है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है, लेकिन हमारा ह्यूमन बीइंग का जो, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, उसका जब लास्ट स्टेज आता है, जब वो बुढ़ापे की उम्र में आता है, जो 65-70-75-80 के जब वो हो जाते हैं, ओल्ड बन जाते हैं, मेल फीमेल जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी औरत एक बूढ़ा आदमी, उसके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उसके किसी के दांत भी नहीं होते, उनकी आँख की रोशनी कमज़ोर आती है, उन्हें किसी खाने का टेस्ट भी नहीं आता, कभी कभी कुछ तो लोग डम भी हो जाते हैं, उन्हें कुछ आसपास उनसे क्या बातें करें उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये स्टेज उनके लिए बहुत ही टफ होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि जिन्हें ये स्टेज उन्हें गुजारना, कि वो ऐसी बचकानी हरकत करने लगते हैं, चाइल्डनेस, मतलब ऐसा लगता है कि उनका दूसरा बचपना हो रहा है, कि उन्हें हम हमारे जो दादा दादी को बराबर उन्हें खाना उन्हें उनके लिए हमें काफ़ी नरम रोटी बनानी होती, नरम चावल बना, ताकि वो अच्छे से चीव करके खा सके, उन्हें हमें समझाना होता, हमें बराबर उनकी कैरिंग करनी होती, उन्हें बराबर उन्हें खाना दिया होता है ताकि वो अच्छे से खाना खा सके, उनकी सारी कैरिंग करते, उन्हें हर चीज़ उन्हें ला के देते, सामने पानी हो गया या खाने पीने की चीज़ हो गया, कपड़े हो गया, सब कुछ उन्हें स्पून फीड करते, ताकि क्योंकि वो ये जो बुढ़ापे का उम्र है हमारा सेकंड चाइल्डनेस है, हमारा दूसरा बचपना हो जाता है, कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम दूसरे के आगे क्या हो जाते हैं, मोहताज बन जाते हैं, हम एक मदद मांगते हैं। अरे ऐसी चीज़ में जैसे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि जैसे बचपन में उन्हें हमारी सारी
हमारी विशेष को पूरा किया, हमारे गेम्स को ला के दिया, टॉयज़ को ला के दिया, हमारे कपड़े ला के दिए, हमारे खाने पीने की हर चीज़ों का ख्याल रखा। वैसे ही बच्चों जब बुढ़ापे में आप अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तो हमें उन्हें ऐसे उनसे इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमें उनकी केयरिंग करनी चाहिए, उनका खाने पीने का लेके हर चीज़ का उनका केयर करना चाहिए। जैसे बहुत से ओल्ड एज रहते वॉशरूम भी नहीं कर पाते तो उन्हें टॉयलेट तक लेके जाया जाता है। बहुत से ऐसे ओल्ड मैन वुमेन रहते हैं, उन्हें हमें स्टिक देते हैं, उनके कपड़ों का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ से, दवाई उन्हें कब लेना है, हर चीज़ से उनकी केयरिंग करनी चाहिए। बिकॉज इट्स अ गुड डेट, ये बहुत ही है कि भगवान को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी बूढ़े आदमी की हम उनकी केयरिंग कर रहे, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे, उनको बराबर से टाइम पे खाना दे रहे, टाइम पे दवा दे रहे, पानी दे रहे, हर चीज़ उनका ख्याल रख रहे, उनसे थोड़ी बातें कर रहे, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने देखा कि पोएट जो हैं विलियम शेक्सपियर ऑल द स्टेज में उन्होंने ह्यूमन बीइंग की लाइफ को एक अच्छे फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि इंसान को हर स्टेज का सामना करना होता है। चाहे वो पहले तो एक छोटा बेबी होता है, फिर धीरे धीरे छोटा सा और एक स्कूल गर्ल स्कूल बॉय बन जाता है, फिर बाद में वो टीनेज बन जाता है, टीनेज के बाद वो क्या बन जाता है, ऑफिस बॉय ऑफिस गर्ल। उसने अपना पहले जैसे मैंने आपको बताया है, पहले ऑल द वर्ड्स से शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर पोयम में क्या कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे वो मेल फीमेल उसे हर स्टेज का सामना करना होता है। चाहे वो गर्ल हो बॉय, पहले एक छोटा बेबी होता है, उसे बिल्कुल हेल्पलेस बना देता है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती, उसे मिल्क फीड किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो क्रॉलिंग चलने लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे स्कूल गोइंग स्कूल बॉय बन जाता है, फिर धीरे धीरे टीनेज में आ जाता है, टीनेज के आने के बाद ऑफिस गर्ल ऑफिस बॉय बन जाता है, अपनी खुद शॉपिंग करने लगता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, जिम्मेदारियाँ संभालने लगता है, फिर जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर लास्ट में वो एक बूढ़ा इंसान बन जाता है, चाहे वो मेल या फीमेल, फिर बूढ़ा हो जाता है, एक और उसका ऐसा लगता है कि दूसरा बचपना शुरू हो गया है, हेल्पलेस हो जाए, वो चल नहीं पाता, खा नहीं, उसके दांत नहीं रहते, उसकी आइज़ कमज़ोर हो जाती है, उसके लेग्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसे बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं होती, माइंड भी वीक हो जाता है, बिल्कुल मतलब हेल्पलेस हो जाता है। तो हाँ, हमें इस दुनिया में हर स्टेज का सामना करना होता है, यही हमारी रियलिटी है। तो आई होप आपको ये पोएम विलियम शेक्सपियर की ऑल द स्टेज अच्छी तरह से पसंद आई होगी। तो वन टाइम टीचर इज गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर यू ऑल द वर्ल्ड स्टेज, all the world stage and all the men and women merely players. They have their exit and their entrance, and one man in his time plays and many parts. His acts being seven ages, at the first infant. मतलब उन्होंने क्या बोला था, एक जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ उसे सात उम्र का सामना करना होता है। बचपन बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा उसका एक आखिरी स्टेज होता है। उसे सातों उम्र से स्टेज से गुजरना पति नर्सिंग है। देन विनिंग स्कूल बॉय विथ स्केचल, शाइनिंग मॉर्निंग प्रेस पीपल लाइक स्नेल अनविनिंग टू स्कूल, देन द लवर signing the like furnace with a awful bell. Married to his Mr. Ivo, then a soldier full of stand oath and beard like the bird, jealous in honor, sudden quick in color, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth than the justice, in fair round belly with a good capon line, with outside beard of camel cut, full of wise from modern entrance. So he play his part, the 6-8 shift, into the lane and sleep, into the lane. With Pekachan one nose pouch one side, his youthful horse and well-said world to wide for his shrunk and goon, for his big manly wise. फिर यहाँ पे जैसे वो ये स्टेज में आता है तो लेपर्ड की तरह दौड़ने लगता है, भागने लगता है, क्योंकि उसका खून गर्म हो जाता है, टीनेज की उम्र में रहता है ना। Turning again towards childish pipes and whistle in his sound, last scene of all that ends his stage of eventful history, second childless and more oblivion, sans teeth and sans eyes, sans state, sans everything. Written by William Shakespeare.